क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लाइट एजुकेशन। और प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में जाना है। हम लोगों ने जाना है कि प्री प्रोसेसर क्या होता है, वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, और हमने ये भी देखा है कि हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव को अपने प्रोग्राम पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो पे मैंने बताया था कि जब अपना सोर्स कोड को हम लोग प्री प्रोसेसर के लिए ऐसे इनपुट देते हैं, तभी प्री प्रोसेसर हमारे प्रोग्राम को प्री प्रोसेसिंग कमांड के हिसाब से प्रोसेस करके हमें एक आउटपुट फाइल देता है। तो प्रीवियस वीडियो पे हम लोगों ने हैश डिफाइन प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव को यूज़ करके कुछ मैक्रोस को डिफ़ाइन किया था। तो मैंने बताया था कि प्री प्रोसेसिंग के वक्त वो मैक्रोस को हमने डिफ़ाइन किया है, मैक्रो टेम्पलेट जो है वो मैक्रो एक्सपांशन के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो ऐसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को उसे दिखाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को प्री प्रोसेसर का आउटपुट जो है उसे दिखाना चाहता हूँ। तो पहले हम लोगों को कुछ सेटिंग करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे कि हम लोग पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करेंगे, ताकि हम लोग जो भी प्रोग्राम्स है सी के रिलेटेड है उसे हम लोग किसी भी डायरेक्टरी से, किसी भी फोल्डर से एग्जीक्यूट कर सके। तो पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करने के लिए पहले हम लोगों को अपने कंपाइलर जो है हमने इंस्टॉल किया है सी कंपाइलर, उसके बिन फोल्डर के पाथ चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने माई कंप्यूटर को ओपन करूँगा और अभी आप लोगों को आपने जहाँ पे आपके सी कंपाइलर को इंस्टॉल किया है उस लोकेशन पे जाना होगा। अगर आप लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे उसे फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को सी ड्राइव पे जाना होगा, क्योंकि मैंने प्रोग्राम सी ड्राइव पे अपने सी कंपाइलर को इंस्टॉल किया था। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर कोड ब्लॉक्स फोल्डर के अंदर इस min.gw फोल्डर जो है इसके अंदर है। एक्चुअली मैंने कोड ब्लॉक्स आईडी को min.gw कंपाइलर सेट के साथ ही इंस्टॉल किया था। तो min.gw कंपाइलर सेट जो है वो कोड ब्लॉक्स के अंदर ही आता है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे बिन फोल्डर के अंदर जाना है, और उसके बाद किसी भी प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ में जाइए, और उसके बाद यहाँ पे जनरल टैब के अंदर आप लोग देख सकते हैं लोकेशन। इस लोकेशन को कॉपी कीजिए और उसके बाद इसे क्लोज कर सकते हैं आप लोग। तो अभी उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल को, जो भी एड्रेस हमने कॉपी किया है अपने कंपाइलर के लोकेशन का, उसे पाथ वेरिएबल के लिए सेट करना है। तो मैं यहाँ पे माई कंप्यूटर को ओपन करूँगा और उसके बाद यहाँ पे इस ड्राइव्स के होने के बाद इस काली जगह पे राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एडवांस्ड टैब के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, उसे क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन है। आप लोग यूज़र के लिए वेरिएबल सेट कर सकते हैं और पूरे सिस्टम के लिए वेरिएबल्स को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़र के लिए सेट करूँगा, तो मैं यहाँ पे यूज़र वेरिएबल्स फॉर अनिल, जो मेरा अकाउंट है इस कंप्यूटर पे, तो मैं न्यू पे जाऊँगा। उसके बाद वेरिएबल नेम के लिए मैं राइट करूँगा पाथ, और उसके बाद वेरिएबल वैल्यू के लिए मैं जो भी वैल्यूज़ को मैंने कॉपी किया था उसे पेस्ट करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वही एड्रेस है जिसे हमने कॉपी किया था। सी कंपाइलर जो है उसके बिन फोल्डर का पाथ है। और उसके बाद मैं ओके करूँगा, ओके और ओके, और हम लोग इसे अभी क्लोज़ कर सकते हैं और इसे भी क्लोज़ करेंगे। तो अभी हम लोगों ने पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट किया है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि जो भी हमने सेट किया है वो ठीक है या नहीं। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूँगा और इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आप लोगों को अभी GCC लिखना होगा। अगर आप लोग GCC कंपाइलर सेट को यूज़ कर रहे हैं तो जो भी मैं कमांड्स यहाँ पे लिखूँगा वो चलता है। अगर आप लोग कुछ और कंपाइलर सेट को इंस्टॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ कंपाइलर सेट को यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को उनके जो स्पेसिफिक कमांड्स है उसे यूज़ करना पड़ेगा और आप लोगों को उसके लिए उनके मैनुअल्स देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इस सारी वीडियोस पे मुझे फॉलो किया है वाइल इस कंपाइलर को इंस्टॉल करते वक्त, तो आप लोग जैसे मैं यहाँ पे करूँगा ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे GCC टाइप करने के बाद मैं एंटर दबाऊँगा, तो यहाँ पे आएगा GCC फेटल एरर।
नो इनपुट फाइल्स कंपाइलेशन टर्मिनेटेड। अगर आप लोगों को इस तरह का कुछ मैसेज मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल को सक्सेसफुली सेट किया है। यहाँ पे ये जीसीसी कमांड जो है ये अपना सी कंपाइलर का प्रोग्राम है और उसे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं जीसीसी राइट करके, और यहाँ पे हम लोगों ने अभी सोर्स फाइल को प्रोवाइड नहीं किया था इसलिए एरर आ रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्री प्रोसेसर का आउटपुट को देखना चाहते हैं तो हम लोग सी प्री प्रोसेसर के प्रोग्राम को कॉल करेंगे। उससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं अपने डेस्कटॉप पे एक main.c फाइल को रखा हूँ। ये इस फाइल के अंदर मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के सोर्स कोड है। अगर मैं इसे ओपन करूँगा Notepad++ पे तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा प्रीवियस ट्यूटोरियल का सोर्स कोड है। यहाँ पे हम लोगों ने दो फाइल्स को इंक्लूड किया है, #include preprocessor डायरेक्टिव को यूज़ करके, और उसके बाद हम लोगों ने #define preprocessing डायरेक्टिव को यूज़ करके 4 मैक्रोस को डिफाइन किया है। तो मैंने बताया था कि आप लोगों को ये मैक्रो टेम्पलेट जो है ये प्री प्रोसेसिंग के वक्त मैक्रो एक्सपांशन के साथ रिप्लेस होता है, तो हम लोग उसे देखेंगे अभी। तो यहाँ पे मैं अभी कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आऊँगा और जो भी फाइल मैंने यहाँ पे दिखाया आप लोगों को main.c ये मेरे डेस्कटॉप पे है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं डेस्कटॉप पे मूव करूँगा क्योंकि मेरा main.c सोर्स फाइल जो है ये डेस्कटॉप पे है। अगर आप लोगों का फाइल कुछ और ड्राइव पे है तो आप लोगों को उस लोकेशन पे जाना होगा। तो मेरा होगा यहाँ पे cd डेस्कटॉप, मैं cd कमांड को यूज़ करके डेस्कटॉप पे मूव करूँगा और उसके बाद अभी हम लोगों को सी प्री प्रोसेसर को कॉल करके इस main.c सोर्स फाइल जो है इसे पास करना है। सी प्री प्रोसेसर को कॉल करने के लिए हम लोगों को cpp प्रोग्राम को कॉल करना है। ये cpp प्रोग्राम जो है ये अपने कंपाइलर सेट के बिन फोल्डर के अंदर है। तो हम लोगों ने जब पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट किया था ना, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे उस प्रोग्राम को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे CPP का मतलब होता है सी प्री प्रोसेसर। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस main.c फाइल के नाम दूँगा, तो ये होगा main.c। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँगा तो क्या होता है कि प्री प्रोसेसर के जो आउटपुट आएगा वो यहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर एंटर दबाऊँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा कोड आया है। ये सब जो है ये प्री प्रोसेसर का आउटपुट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइल्स को इंक्लूड किया है, बहुत सारा कोड है। और इस एंड पे आप लोग अगर देखें तो हमारा मेन फंक्शन भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी आउटपुट सी प्री प्रोसेसर से आएगा उसे एक फाइल पे सेव करेंगे। तो उसके लिए मैं आउटपुट को रीडायरेक्ट करूँगा और मैं अपने आउटपुट को रीडायरेक्ट करूँगा output.txt फाइल पे। आप लोग यहाँ पे किसी नाम भी दे सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने जो एरो यूज़ किया है ये रीडायरेक्शन के लिए है। यह क्या करता है कि जो भी आउटपुट इस cpp main.c से आता है उसे इस output.txt पे रीडायरेक्ट करता है। तो अभी मैं एंटर दबाऊँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी कुछ नहीं आया है, पर यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे देखूँ तो हमें मिला है output.txt। अभी इस फाइल के अंदर हमारा जो इस कमांड के जो आउटपुट है आया है cpp सी प्री प्रोसेसर के जो आउटपुट आया है वो इस output.txt के अंदर सेव हो गया है। तो मैं इसे ओपन करूँगा Notepad++ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इस output.txt पे सी प्री प्रोसेसर का आउटपुट रीडायरेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा कोड है। ये इसलिए आया क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम पे दो फाइल्स को इंक्लूड किया था, stdio.h और stdlib.h #include preprocessing डायरेक्टिव को यूज़ करके। जब प्री प्रोसेसिंग के वक्त #include preprocessor को जब एनकाउंटर करता है प्री प्रोसेसर, तभी जो भी कंटेंट्स उस फाइल के अंदर है उसे इस प्रोग्राम पे इंक्लूड करता है। उसकी वजह से यहाँ पे उस फाइल्स के कंटेंट आए हैं।
तो 2 फाइल्स को इंक्लूड किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट पे जाएंगे, एंड पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा इंट मेन फंक्शन प्रेजेंट है। ये मेन फंक्शन को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा इस फंक्शन है। और अगर आप लोग उसके ऊपर देखें तो हम लोग ने जो मैक्रोस को डिफाइन किया था वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स जो है वो प्री प्रोसेसर के लिए कमांड्स है, तो उस कमांड्स को प्री प्रोसेसर ने प्रोसेस किया है। तो अभी यहाँ पे मेरा सोर्स कोड देखे तो हम लोगों ने लिमिट, पाई, पासवर्ड और डिस्प्ले मैक्रो टेम्पलेट्स को डिफाइन किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट को यूज़ किया था इस फॉर लूप के अंदर, और यहाँ पे फॉर काउंटर इक्वल टू 1, काउंटर लेस देन और इक्वल टू लिमिट, काउंटर प्लस प्लस किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे मैं इस प्री प्रोसेसर के आउटपुट देखूँ तो काउंटर इक्वल टू 1, काउंटर लेस देन और इक्वल टू 5, काउंटर प्लस प्लस आया है। यहाँ पे आप लोग देखें तो लिमिट की जगह 5 आया है। ये 5 जो है ये अपना इस लिमिट का मैक्रो एक्सपांशन है। तो प्री प्रोसेसर ने जहाँ पे भी लिमिट को इस सोर्स फाइल पे देखा है उसे 5 के साथ रिप्लेस किया है। उसी तरह हम लोग अगर इस पाई को देखें तो पाई को हम लोगों ने इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर यूज़ किया है, और हम लोगों ने यहाँ पे डबल कोट के अंदर भी लिखा है पाई, और उसके बाद डबल कोट्स के बाहर भी लिखा है। तो यहाँ पे इस आउटपुट पे देखें तो डबल कोट्स के अंदर जो है वो ऐसा ही रह गया है, उसे रिप्लेस नहीं किया है, पर जो हमने डबल कोट्स के बाहर लिखे हैं उसे रिप्लेस किया है उसके मैक्रो एक्सपांशन के साथ। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो हम लोग राइट करते हैं, अगर वो प्री प्रोसेसिंग टेम्पलेट्स के साथ मैच होता है तो उसे मैक्रो एक्सपांशन के साथ रिप्लेस नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। हम लोगों ने यहाँ पे इस पाई इक्वल टू %f लिखते वक्त हमने पाई मैक्रो टेम्पलेट को रेफ़र नहीं किया था। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने पासवर्ड को यूज़ किया है printf %s, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं printf %s, और उसके बाद पासवर्ड मैक्रो टेम्पलेट के बदले में उसके मैक्रो एक्सपांशन आया है प्री प्रोसेसर के आउटपुट पे। और उसके बाद एंड पे हम लोग ने डिस्प्ले मैक्रो टेम्पलेट को यूज़ किया था, और यहाँ पे हम लोग देखें तो डिस्प्ले मैक्रो टेम्पलेट के जो एक्सपांशन है वो यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग के बाद आया है। तो ये कोड जो है ये प्री प्रोसेसर का आउटपुट है, और यहाँ पे आप लोग ठीक से देख सकते हैं कि प्री प्रोसेसर ने हमारे जो प्री प्रोसेसिंग कमांड्स है उसे प्रोसेस करने के बाद एक एक्सपांडेड सोर्स कोड को जनरेट किया है। तो इस तरह हम लोग प्री प्रोसेसर के आउटपुट को देख सकते हैं। और एक और बार मैं आप लोगों को याद करना चाहता हूँ कि प्री प्रोसेसर को कॉल करने के लिए हम लोग CPP प्रोग्राम को कॉल करते हैं, और ये स्टैंड करता है C प्री प्रोसेसर के लिए। और इस तरह हम लोग प्री प्रोसेसर के आउटपुट को देख सकते हैं। और इन दी अपकमिंग ट्यूटोरियल्स पे जहाँ पे भी आप लोग अगर प्री प्रोसेसर का आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह इस कमांड CPP कमांड को यूज़ करके C प्री प्रोसेसर के आउटपुट को देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों इस ट्यूटोरियल के लिए, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और आप लोग मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियोस अपलोड करूँगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं facebook.com/learninglad और facebook.com/learninglad हिंदी फेसबुक पेज पर। और आप लोग बहुत सारे और वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे वेबसाइट्स learninglad.com और learninglad.in पर।